हेलो रिबन, दिस इज़ पार्ट 2। इसमें आप सीखोगे प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट को कैसे देखते हैं, ये आप सीखोगे। तो ये पार्ट 2 है, तो आइए पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। समझाता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस। जैसा कि मैं आप लोगों को पहले ही बतला दिया कि मैं आपको समझाने वाला हूँ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट आपको क्लियर कर दूंगा कैसे देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर आप देख लीजिए, मैंने एक किसी भी कंपनी का जैसे कि ये ले लिया। जैसे कि मान लीजिए ये फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट आपको सबसे पहले याद रखना पड़ेगा और यही फॉर्मेट जो है किसी भी कंपनी में लागू होता है, कोई अलग चीज़ नहीं है। सभी कंपनी में यही फॉर्मेट आते हैं, तो आपको समझना जरूरी है याद करने से पहले। अगर आप सिर्फ रट्टा लगाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर रट्टा लगाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, तो आपको याद करने से पहले समझना जरूरी है, तभी आप कोई भी कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट समझ सकते हो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले रेवेन्यू होता है। तो रेवेन्यू में क्या होता है, कोई भी कंपनी का जो इनकम हुआ, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया था, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है, या भी मैं ये सब फिगर की बात नहीं करूँगा, ये सब फिगर मैंने किसी का भी उठा लिया, किसी कंपनी का, ठीक है। अभी आपको मैं समझाऊंगा इस कंपनी को देख करके, ठीक है। तो ये इस पर आप मत जाओ, मैंने किसी भी कंपनी का उठा लिया, आपको मैंने इस फॉर्मेट को समझना है। सबसे पहले इसमें क्या होता है, रेवेन्यू, कितना उसमें इनकम जनरेट किया। उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब कितना सामान उस पर जो बेचने में उसका जो दाम लगा वो कितना लगा। फिर ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आता है, ठीक है। कॉमर्स के स्टूडेंट जितने भी होंगे वो समझ रहे होंगे, मैं जान रहा हूँ, और नॉन कॉमर्स वाले टेंशन मत ले, मैं हूँ यहाँ पर समझाने के लिए, ठीक है। यहाँ पर आप मेरे चैनल देख रहे हो तो आपको कोई डाउट नहीं जाएगा, ठीक है। तो आप वीडियो को पूरा देखें, आपको पूरी तरह से डाउट क्लियर होगा, और कोशिश करें मेरे वीडियो रेगुलर देखने का, ठीक है। अब एक वीडियो आप देखोगे फिर देखना बंद कर दोगे तो वो चीज़ नहीं समझ में आएगा, बार बार देखोगे तो एक तरह से रिवीजन होगा। अब आइए देखिए, यहाँ पर कैपिटलाइज एक्सपेंसेस होता है, जितना भी खर्च होता है वो चीज़ लिखलाता है। फिर SG&A, शॉर्ट गेन, ये सब। फिर उसका सब्सिडी हो गया, ये आता है लीज रेंटल हो गया। अदर ऑपरेटिंग इनकम, ऑपरेटिंग इनकम देखिए कन्फ्यूज मत कीजिए। ऑपरेटिंग इनकम कहने का मतलब यहाँ पर जो चीज़ अभी आपका करंटली में एक तरह से इनकम हो रहा है, ठीक है। मे भी हो सकता है सैलरी हो, एक तरह से जो काम हो रहा है, रेंट लग रहा है, कोई भी चीज़ करंटली। अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, फिर ऑपरेटिंग में खर्च भी आ सकता है, और फिर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो ये फॉर्मेट होता है प्रॉफिट एंड लॉस देखने का। फिर डियरेंस एंड अलाउंस, भत्ता कितना लगा। फिर ऑपरेटिंग इनकम हो गया, फाइनेंशियल इनकम, एक्सपेंसेस। तो ये सब चीज़ें आप देखिए बढ़िया से। मैं कोशिश करूँगा एक वीडियो और लाने का जिस पर मैं सारा इस फॉर्मेट को एक एक करके समझाऊंगा, ठीक है। क्योंकि अगर एक एक चीज़ अगर समझाने लगूँ तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए उसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स से पहले इसका वैल्यू, सबसे जितना भी वैल्यू है ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स से है, ठीक है। और उसके बाद देखो कॉरपोरेशन टैक्स लगता है, फिर जा करके ये निकलता है फाइनली नेट इनकम। यही चीज़ आपको कंपनी में देखना है कि नेट इनकम अगर अभी कितना है, ठीक है। ये चीज़ है एनालिसिस करना। फिर किसी वीडियो में मैं आपको ग्राफ से भी समझाने की कोशिश करूँगा। अब देखो मैं बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपको समझा देता हूँ। पहले मैं फॉर्मेट इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि अगर डायरेक्ट मैं किसी कंपनी का अगर मैं आपको दिखलाने लगूँ बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस तो आपको क्लियर नहीं होगा, तो इसलिए मैं फॉर्मेट बतला रहा हूँ। इसी फॉर्मेट से सभी होंगे। तो ये वैल्यू को आप इग्नोर मारिए, वैल्यू को आपको अभी नहीं देखना है, आप फॉर्मेट पर ध्यान दें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले इसमें बैलेंस शीट में क्या होता है, एसेट होता है। देखिए अब होता क्या है कि ये बैलेंस शीट है, ये ओल्ड फॉर्मेट है बैलेंस शीट का। एक्चुअली कोई भी कंपनी जो है न्यू फॉर्मेट को ही दिखलाता है, तो आप टेंशन न लिए, है एक ही चीज़, बस ये एसेट ऊपर आता है और लायबिलिटी को इसके नीचे दिखलाया जाता है। तो मैं थोड़ा सा स्क्रीन पर दिखलाने के लिए ये साइड बाय साइड इसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए सबसे पहले करंट एसेट। करंट एसेट करने का मतलब क्या, जो पैसा अभी करंट में आपके पास, जैसे कैश हो गया, ठीक है। जैसे आप कैश कह सकते हो, अकाउंट में आपका जो पैसा रिसीव हो रहा है वो हो गया। इन्वेंट्री हो गया, कितना टर्नओवर लगा। टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट हो गया, जो टेम्परेरी आप इन्वेस्ट कर रहे हो, परमानेंट नहीं। उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गया, जो खर्च आया उस पर। फिर उसके बाद आपका क्या निकल के आता है, टोटल करंट एसेट। फिर देखिए फिक्स्ड एसेट, ये करंट एसेट का बात हो गया, फिक्स्ड एसेट। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि करंट एसेट और फिक्स्ड एसेट में डिफरेंट क्या होता है। करंट एसेट मैंने आपको बार बार बोला कि एक तरह से करंटली जो चीज़ आप करंटली इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर पैसा लगा रहे हो वो करंट एसेट हो गया। अब फिक्स्ड एसेट जो हो गया लंबा समय के लिए, करंट एसेट में छोटा समय के लिए और फिक्स्ड एसेट में लंबा समय के लिए। तो आप एक तरह से इसमें लॉन्ग पीरियड ले सकते हो, ठीक है। और इसमें आप करंट एसेट में शॉर्ट पीरियड, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझिए, ये चीज़ आपको समझ में अगर आ जाएगा तो आप किसी भी कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट को देख सकते हो। तो फिक्स्ड एसेट में आप देखिए क्या क्या देखना रहता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लंबे समय के लिए। लैंड हो गया, बिल्डिंग्स हो गया,
तो ये सब लंबे समय के लिए होता है। जो बड़े बड़े एसेट होते हैं वो फिक्स ही होते हैं एक तरह से, लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, प्लांट एंड इक्विपमेंट्स हो गया, जितने भी जैसे मशीन्स होते हैं ना बड़े बड़े हैवी, जैसे कि जेसीबी का मशीन हो गया, कोई भी मशीन ले लो आप, जैसे बिजनेस करते हो, बड़े बड़ी मशीनें जो होती हैं कार बनाने के लिए, कंप्यूटर्स बनाने के लिए, तो वो सब प्लांट्स एंड इक्विपमेंट सब बड़े बड़े चीज़ हो गए। इसमें से जो डिप्रिसिएशन होगा वो उसमें घटा दिया जाता है। डिप्रिसिएशन भी एक तरह से एसेट है, कंफ्यूज मत करना। बहुत यहाँ पर स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं कि सर ये डिप्रिसिएशन का मतलब तो घाटा होता है। देखिए सबसे पहले तो समझ लीजिए डिप्रिसिएशन का मतलब लॉस होता है, कोई भी एसेट में लॉस। तो अब किसी ने मुझसे क्वेश्चन करा कि सर डिप्रिसिएशन अगर लॉस होता है तो हम इसे एसेट में क्यों ले जाते हैं। देखिए लॉस तो हम एसेट से ही करते हैं, ठीक है, तो डिप्रिसिएशन जो घाटा लगा तो वो एसेट से ही लगता है, लायबिलिटी से नहीं। तो इसीलिए हम इसे एक तरह से एसेट में ही लिखते हैं। फिर उसके बाद देखोगे आप फर्नीचर एंड फिक्सचर, ठीक है, कोई भी फर्नीचर हो गया, उसका फिक्सचर हो गया, तो सब एसेट में जाते हैं। तो ये आपका निकल के आ गया एसेट। अब लायबिलिटी की बात करते हैं, जो जिम्मेदारी होता है आपको, पैसा, दायित्व, एक तरह से आपको दायित्व होता है कि पैसा आपको लौटाना है। जैसे कि आप लोन वगैरह लेते हो तो करंट लायबिलिटी जो छोटा टर्म के लिए लायबिलिटीज लेते हो, जैसे अकाउंट पेबेबल, अकाउंट में आपको किसी को देना है। आप मान लीजिए आपने किसी का पैसा लिया हुआ है उधारी, फिर तो आपको तो देना है, वो पैसा तो आपका है नहीं, परमानेंटली तो आपका पैसा नहीं होगा ना जी, है ना। वो पैसा जो आप रखोगे किसी का लोन लेकर के, तो परमानेंटली आप नहीं ना रख लोगे, वो तो पैसा तो आपको लौटाना पड़ेगा किसी न किसी दिन। तो ये क्या हो गया आपका करंट लायबिलिटी। अगर शॉर्ट टर्म के लिए लिए हो तो शॉर्ट टर्म नोट्स हो गया, ठीक है, करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म नोट्स हो गया। जैसे कि मान लीजिए कोई भी, जैसे कि आप किसी भी ऐप से, आजकल जितने भी कंप्यूटर्स का जितने एक्सपर्ट्स हैं, जो लोग फ़ोन वोन चलाते हैं वो जानते होंगे, आपको उधारी में आजकल 200-300 रुपया, 1000 रुपया या फिर 2-3 हज़ार रुपया भी मिल जाते हैं। लेकिन उसमें एक टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, आपको आधार कार्ड सबमिट करना पड़ता है, बहुत चीज़ उसमें सबमिट करना पड़ता है। आफ्टर दैट वो आपको बिलीव करके पैसा देते हैं लोन के रूप में, और वो फिर आपको बोलते भी हैं कि 3 दिन के अंदर या सप्ताह भर के अंदर आपको एक लौटा देना है। तो वो लायबिलिटीज का फॉर्म हो गया, ठीक है। उसके बाद देखोगे आप इंटरेस्ट पेबेबल, जो इंटरेस्ट शुद्ध आपको देना है। जैसे कि मान लो कि बैंक आपको लोन देती है, तो आपका जिम्मेदारी होता है वहाँ पर आपको पैसा तो उसको रिफंड करना है, और शुद्ध इंटरेस्ट के साथ ही करना है। नहीं तो बैंक क्या बेवकूफ़ है कि आपको पैसा क्या फ्री में दे देगा। पैसा कोई फ्री में नहीं देता है। वहाँ पर सबसे पहले वो पहले बोलेगा कि मैं आपको पैसा दूंगा, लेकिन वहाँ पर आपको सूद देना होगा, ब्याज देना होगा। वैसे तो कॉमन आदमी जो आपको मित्र हैं, दोस्त हैं, तो वो तो आपको दे देंगे, ठीक है, लेकिन बैंक वाले ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी साथी होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो टैक्स पेबल, आपका जिम्मेदारी है कि मान लीजिए कि आपका कोई भी चीज़, जैसे कि आप किसी एम्प्लॉयर हो कोई भी कंपनी में, तो आपका टैक्स वैक्स में भी पैसा कट जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपने रेंट पर आप कोई भी रूम को चलवा रहे हो, तो आपका लंबा पैसा अगर वहाँ पर निकल के आ रहा है कोई भी बिजनेस में, तो आपको वहाँ पर टैक्स पे करना पड़ता है, ठीक है। टैक्स रूल को आप पढ़िए कहीं पर। उसके बाद देखोगे एक्वार्ड पेरोल, ये सब सारी के क्या हो गए, ये सब लायबिलिटीज हैं, ठीक है, टोटल करंट लायबिलिटीज हो गए। और उसके बाद लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज हो गया। उसी तरह जैसे कि मान लो मॉर्गेज हो गया। मॉर्गेज मतलब क्या, बंधक पर। जैसे कि मान लो कि आपने एक तरह से बैंक से बहुत लंबा पैसा ले लिया है, ठीक है, एकदम 20 लाख का 25 लाख का पैसा ले लिया है। तो अब बैंक वाले क्या होते हैं, वो तो सातिर होते हैं, ठीक है, उससे भी डाउट होता है, ठीक है, कि ये कहीं हमको धोखा ना दे दे। लंबा पैसा तो लिया है, तो वो क्या करता है, कभी कभी आपको बंधक बना देता है। पहले देखता है कि आपके पास कितना ज़मीन है, कितना बिल्डिंग है, तो पहले ही वो टर्म एंड कंडीशन में लिखवा लेता है कि यदि आपने पैसा पूरा नहीं दिया तो मैं आपका ज़मीन का हिस्सा जो है जब्त कर सकता हूँ, ठीक है। वो जब्त तो नहीं करेगा, लेकिन उसका हिस्सा कुछ टाइम के लिए जब्त कर लेगा। जब आप उसका पूरा पैसा अगर लौटा दोगे इंटरेस्ट सहित, तो फिर वो आपका लैंड तो आप ही का रहेगा, ठीक है। उसके बाद अदर लॉन्ग लायबिलिटीज हो गया। तो ये टोटल लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, जिस तरह आपने एसेट में समझा करंट एसेट और फिक्स्ड एसेट, उसी तरह आप लायबिलिटीज में देखो करंट लायबिलिटीज और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, मतलब करंट देख सकते हो और लॉन्ग। उसी तरह करंट एसेट और फिक्स्ड एसेट, जिसको आप लॉन्ग बोलते हो। फिर इसमें देखो लायबिलिटीज में शेयर होल्डर इक्विटी भी आता है, ठीक है। जो आप शेयर होल्डर इक्विटी शेयर खरीदते हो, तो वो भी जिम्मेदारी है ना वहाँ पर। कैपिटल स्टॉक हो गया, रिटेन्ड अर्निंग हो गया, ठीक है। तो शेयर होल्डर जो इक्विटी होता है, जैसे कि मान लो कि कोई भी शेयर है, तो उसकी जिम्मेदारी होती है एक तरह से, वो अपना शेयर को बेचता है, हम शेयर को खरीदते हैं, शेयर को खरीदते हैं, फिर उसके बाद फिर मान लीजिए जो प्रॉफिट होता है आफ्टर दैट हम सेल कर देते हैं, ठीक है। तो शेयर होल्डर इक्विटी जो है एक तरह से कैपिटल स्टॉक जो पूंजी लगाता है कोई भी, तो वो जिम्मेदारी होता है, फिर उसको लौटाना पड़ता है समय पर, रिटेन्ड अर्निंग। तो ये
उसके बाद फिर टोटल शेयर इक्विटी निकल जाता है, फिर उसके बाद टोटल लायबिलिटी निकल जाता है। तो अब आपने समझ लिया, बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी समझ लिया और प्रॉफिट एंड लॉस का भी फॉर्मेट समझ लिया। मैं एक वीडियो लाऊंगा जिसमें बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट ही सिर्फ लाऊंगा, उसमें मैं उस चीज़ को सिर्फ उसी चीज़ को समझाऊंगा, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस को, ठीक है। क्योंकि एक ही वीडियो में सब चीज़ समझाओ, आपको यहाँ पर IPO भी समझाओ, बैलेंस शीट भी समझाओ, प्रॉफिट एंड लॉस भी समझाओ, तो इसे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो सकता है, ठीक है। तो अब देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पर आप देखो, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखलाने वाला हूँ बैलेंस शीट। तो ये जो बैलेंस शीट है मैंने जोमेटो का निकाला हुआ है, ठीक है। क्योंकि अभी तो एक तरह से जैसे कि मैंने अभी बात किया जो कंपनी का, तो ये कंपनी का अभी देखो एक तरह से अपडेट नहीं हुआ है बैलेंस शीट, तो इसलिए मैं इसके बारे में अभी चर्चा नहीं करूँगा। इस कंपनी का जो मैं बात कर रहा था न्यूबको विस्टाज कॉर्पोरेशन लिमिटेड का, ठीक है। तो न्यूबको विस्टाज कॉर्पोरेशन का भी एक तरह से अपडेशन नहीं आया है, तो इसलिए मैंने इसका भी नहीं लिया, तो इसीलिए मैंने जोमेटो का ही एक तरह से बैलेंस शीट ला दिया। तो अब देखिए, अब समझाता हूँ आपको। शेयर कैपिटल जो है अभी इसका 0 चल रहा है, जो कि अच्छी बात है, ये 0 रहना भी चाहिए, ठीक है। कोई भी शेयर कैपिटल, कोई भी पूंजी आप लगाते हो तो वो 0 ही रहना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ आप मत देखो, ठीक है। आप मेनली ये समझो 2015, 18, 19, 20, 21 में ये समझा रहा हूँ। फिर देखिए इसमें रिजर्व एंड सरप्लस कितना लगे, ये चीज़ जितना भी है लायबिलिटीज का पार्ट है। तो रिजर्व एंड सरप्लस अगर आप देखोगे तो एक तरह से क्या है इसका 7754, ये 21 में था, 20 में कितना था 601। तो जोमेटो का देखो एक तरह से कितना ज़्यादा रिजर्व है और सरप्लस ये काफ़ी हाई है। तो एक तरह से देख सकते हो, इससे एक संकेत होता है कि ये कंपनी अभी घाटे में है। और यहाँ देखोगे आप कहाँ 20 में कितना कम था, तो इसको इतना क्या ज़रूरत पड़ गया रिजर्व और सरप्लस मतलब एक तरह से रखने का, ठीक है। लॉस है तभी तो रखा है इसने। अब 19 में अगर आप देखोगे तो एक तरह से 2792, ये भी काफ़ी हाई था। 18 में थोड़ा सा और कम था, और देखो 15 का कंडीशन इसका बहुत अच्छा था 512। करंट लायबिलिटी की अगर बात करोगे तो करंटली जो लायबिलिटी है इसका दायित्व जो है 472 है, ठीक है। ये सब सारे आंकड़ा जो मैं समझा रहा हूँ ये करोड़ में है, ठीक है, कन्फ्यूज मत करना। और ये फिर देखो 662 है 20 में, ठीक है। 20 में ज़्यादा था, जो कि अभी अच्छा संकेत दे रहा है, एक तरह से प्लस पॉइंट आप कह सकते हो। और 19 में अगर आप देखोगे तो 546 है, और 18 में देखोगे तो 85 में, ये पहले और कम था, ठीक है। ये और अच्छा प्लस पॉइंट था 18 में, लेकिन अभी ये बढ़ करके कहाँ 472 आ गया। तो ये कंपनी तो ऑलरेडी घाटे में चल रही है, ठीक है, तो ये तो आएगा ही। और जहाँ तक रहा ग्रोथ का बात, तो ग्रोथ ऐसे थोड़ी हो जाएगा, 140 से फिर 35 आ गया, फिर 130, अभी कहाँ 130 पे अटक गया। कहाँ बहुत लोग यहाँ पर कह रहे थे कि इसका जो शेयर भागेगा 500 जाएगा, 1000 जाएगा, मे भी ये जा सकता है, लेकिन टाइम आने पे उतना आसान थोड़ी है कि एक ही बार चला जाएगा। अगर ऐसा होता तो सबको इन्वेस्ट मार देते हैं, है ना। फिर देखो आप अदर लायबिलिटी, तो इसमें 521 है, 1721 है, तो अभी ये प्लस पॉइंट है, एक तरह से कह सकते हो पिछले साल के मुकाबले 476 है, ये 255 है, ठीक है। तो ये सब सारा आंकड़ा आप देख सकते हो। करंट लायबिलिटीज अगर टोटल लायबिलिटीज की अगर आप बात करोगे तो 8748, ये बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये 8748 है। तो अब इतना जो दायित्व होगा उतना एसेट को यहाँ पर रखना पड़ता है, ठीक है। जितना दायित्व है उतना एसेट भी आपको एक तरह से कंपनी को दिखलाना पड़ता है, और वो सेम होना चाहिए। ये दिस इज द रूल ऑफ बैलेंस शीट। तो ये चीज़ आपने समझ लिया। उसके बाद फिर अगर आप देखोगे यहाँ पर इसका जो 20 में था 2985 था, और 19 में देखोगे तो ये 3814 है। तो एक तरह से देखो इसका टोटल लायबिलिटी कितना ज़्यादा बढ़ के आ गया, कहाँ 2985 था, कहाँ 8748 हो गया। और फिर 19 में देखो 3814, फिर 18 में देखो 1512, और 15 में 683 था, ठीक है, जो कि एक ठीक ठाक था। अब फिक्स्ड एसेट की बात करते हैं, अब एसेट में आ जाइए, तो 1450 है, और 20 में देखोगे तो 1580, और यहाँ पर देखोगे 19 में तो ये 35, और ये कहाँ 18 में 5, ठीक है। उसके बाद फिर देखो ये 15 में एक तरह से 16। तो अब ये आंकड़े इतना कम क्यों है, क्योंकि देखो कंपनी आसपास ही उसी समय 15 या उससे पिछले साल ही लगभग खुला था, ठीक है, जोमेटो का, तो उस समय तो कम ही रहेगा। उसके बाद देखो करंट एसेट इसका बढ़ के इतना हो गया 3975, ये 21 के बाद बता रहा हूँ मार्च की। उसके बाद देखो ये 20 में देखोगे तो 1182, 19 में देखोगे तो कितना इसका आंकड़ा अच्छा खासा था 3104, कहाँ 1038 और कहाँ ये इतना, और 15 में देखोगे तो 193, ये कितना ज़्यादा ग्रोथ हुआ। तो जोमेटो एक बहुत बड़ी कंपनी है, तो एसेट संपत्ति तो आएगा ही, लेकिन जितना संपत्ति इसमें आ रहा है उतना लायबिलिटी भी आ रहा है। आप ये भी देखिए, सिर्फ संपत्ति को नहीं देखना है किसी कंपनी को, सिर्फ भी शेयर आप खरीदते हो तो सिर्फ संपत्ति को मत देखिए, आप वहाँ लायबिलिटी को देखिए, कितना लॉस में चल रहा है वो भी देखिए, ठीक है।
और अदर एसेट देखोगे तो 3321, और इसमें 20 में देखोगे तो 223 है, और इसमें 19 में 674, और 18 में इतना। ये सारा आंकड़ा आप देख रहे हो, ठीक है। तो एक तरह से देखो अप एंड डाउन फ्लैक्चुएशन जो है ये चलते आ रहा है। अब आइए अब यहाँ पर हम समझेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है एक तरह से देखिए 1635 है, ठीक है। ये मार्च 21 का मैं बतला रहा हूँ। मार्च 20 में अगर आप देखोगे तो एक तरह से 2130, और मार्च 19 में अगर आप देखोगे तो 1142, ठीक है। तो ये सब सारे आंकड़े मैं करोड़ में बतला रहा हूँ। तो एक तरह से पिछले साल के मुकाबले अगर देखो तो इसका रेवेन्यू कम गया, ठीक है। तो ये माइनस साइन को इंडिकेट कर रहा है, और यहाँ पर 1142 था, और ये प्लस पॉइंट को इंडिकेट कर रहा था 20 में ये फायदे में था थोड़ा बहुत इसका रेवेन्यू, और 18 में देखो 371, तो यह काफ़ी अच्छा प्लस था। और यहाँ पर देखो मार्च में जब नई नई कंपनी आई थी तो ये भी प्लस था, ठीक है। तो अब देखो कि ये कहाँ इतना से स्टार्टअप हुआ था, तो कहाँ ये यहाँ पर पहुँच गया 15 से 21 में, ठीक है। तो अब देखो जोमेटो एक बहुत बड़ी कंपनी है, फूड डिलीवरी का कंपनी है ये, और ऑनलाइन बिजनेसेस का, तो ग्रोथ तो होने वाला ही है। ऐसा मत सोचिए कि ये घाटे में तो घाटे में ही रहेगा, इसका फ्यूचर में जाके बहुत बड़ा एक्सपेंड हो सकता है इसका इनकम, ठीक है। इसका जो एसेट है बहुत बड़ा, और रेवेन्यू जो है बहुत भाग सकता है, ठीक है। अब तो ये IPO में लॉन्च भी हो गया है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात करोगे आप, अब देखो ये जो है एक्सेसिव सर्विस टैक्स एंड अदर लेवीज अगर देखोगे तो ये सब जीरो है, जो कि बहुत अच्छी बात है, ये जीरो होने भी चाहिए। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अगर आप देखोगे तो 1635 है, पिछले साल के मुकाबले ये कमी है। मतलब एक चीज़ वही चीज़ है जो चीज़ यहाँ पर है, ठीक है। फॉर्मेट आपने समझ लिया। फॉर्मेट अगर आपको बहुत कन्फ्यूजन होता है तो बार बार मेरी वीडियो को रिपीट कीजिए, और नहीं तो आप कोशिश करो कहीं से भी फॉर्मेट उठाओ और उसे कॉपी में आप लिख लो, नहीं तो कोई भी आप कहीं पे PDF उसका रख लो, उसको बार बार देखो। देखने से क्या होगा, आपको एक तरह से लॉन्ग टर्म मेमोरी रिटेंशन होगा, लंबा याद रहेगा, ठीक है। फिर कोई भी कंपनी को आप टेक्निकली एनालिसिस इजीली कर सकते हो। फिर देखोगे आप टोटल ऑपरेटिंग रेवेन्यू जो है इसका 1713 है, पिछले साल के मुकाबले कमी है एक तरह से, तो माइनस ले लो। उसके बाद देखो 2336 है, फिर यहाँ पर कम था लेकिन यहाँ पर अच्छा खासा, मतलब एक तरह से देखोगे आप तो 20 में खासकर इसका जो देख रहे हो रेवेन्यू ना, ये बहुत अच्छा ग्रोथ गया था इसका 20 में। अगर 20 में अगर इसका IPO लॉन्च कर दिया जाता तो एक तरह से इसका शेयर काफ़ी अच्छा ग्रोथ हो सकता था, लेकिन 21 आते आते इसका बहुत कम गया, ठीक है। अब क्या कारण है मैं इसका एक बार रिसर्च करके आपको अच्छा से बतलाऊंगा, ठीक है, कि 21 में आखिर क्यों इसका रेवेन्यू में कमी आ रहा है, ठीक है। आप लोग भी रिसर्च कीजिए। फिर देखिए आप यहाँ पर 18 में तो ये 371 है और 78 है। फिर अदर इनकम जो है 131 करोड़ है, ये 149, सब चीज़ देखो ये कम ही आ रहा है, ठीक है। फिर देखो ये 191 है, 19 में भी ग्रोथ अच्छा था, ये 17 है, ये 16 है। और टोटल रेवेन्यू अगर देखोगे तो आपको 1845 है, और 20 में देखो इस कितना तगड़ा रेवेन्यू था, और 19 में देखो 1350, और ये है आपका 18 का। तो ये चीज़ आपने समझ लिया, ठीक है। एक तरह से कंपनी पिछले साल के मुकाबले अगर देखोगे तो थोड़ा लॉस में है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर खर्च देखना बहुत ज़रूरी है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम जो हुआ ये जीरो है, ये जीरो रहना भी चाहिए। ऑपरेटिंग एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस सभी जीरो हैं, ये सब जीरो हैं, ठीक है। और एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस अगर देखोगे तो एक तरह से 578 है, तो जो बेनिफिट हुआ वो खर्च में एक तरह से एम्प्लॉय को तो 578 करोड़, और पिछले साल और ज़्यादा था, ठीक है। तो यहाँ पर फिर माइनस का साइन इंडिकेट कर रहा है, और 19 में देखो 48, तो यहाँ पर प्लस। 20 में देखो कितना अच्छा इसका था, ठीक है। जितने एम्प्लॉय लोग को एक्सपेंसेस पर वहाँ पर जो फायदा हुआ बहुत अच्छा खासा हुआ, ठीक है। 21 में थोड़ा कम हुआ लेकिन 20 में ज़्यादा था। और यहीं देखो आप 15 में तो 97। फाइनेंस कॉस्ट की बात करो तो एक तरह से 7 पॉइंट इतना है पिछले साल। ये सारी चीज़ देखो अब 20 में अच्छा खासा मतलब ज़्यादा ही है एक तरह से, ठीक है। 21 में आपको संभल के थोड़ा सा शेयर लगाना, ये भी देखो ये 22 या फिर इस साल के अंत तक इसका ग्रोथ काफ़ी भाग जाए, इसका रेवेन्यू काफ़ी भाग सकता है। टोटल एक्सपेंसेस देखो यहाँ पर तो कितने आ गए 2185, पिछले साल जो था कहाँ इसका डबल था लगभग। और उसके 19 में बात करोगे तो 3109, और 18 में देखोगे तो 460, और 15 में इतना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पर एक्सेप्शनल आइटम हो गया, तो अभी देखो एक्सेप्शनल आइटम ये घाटे में है 21 में, ये सब 21 की बातें मैं बतला रहा हूँ। ये प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्स है, ठीक है। तो ये टैक्स प्रॉफिट एंड लॉस जो हुआ टैक्स देने से पहले, तो ये सभी देखो आप माइनस में ही इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर एक्सेप्शनल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्स। फिर उसके बाद देखो एक्सेप्शनल आइटम जो है -546 हो गया, ये फिर सभी ये माइनस में दिखला रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर टैक्स,
तो टैक्स देने से पहले कितना इसका प्रॉफिट एंड लॉस हुआ, तो एक तरह से देखो सभी ये माइनस में इंडिकेट कर रहे हैं। करंट टैक्स ये सब देखो ये 0 है, ये सब आप देख लो, वैसे ही ये 0 ही रहते हैं, ठीक है। इस पर आप विशेष ध्यान मत दो, मेनली आपको यही चीज़ देखना है। आप जो ये सब चीज़ है, कितना आपका एम्प्लॉय का बेनिफिट मिल रहा है, कितना एक्सपेंसेस है टोटल, आपको यही एनालिसिस करना है, ठीक है। आपको ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, ठीक है। फिर रेवेन्यू फ्रॉम, इसका जो रेवेन्यू है ऑपरेशन से कितना आ रहा है, ये सब चीज़ देखिए आप कभी भी जब आप प्रॉफिट एंड लॉस निकालिए तो, ठीक है। तो आप अपने ये समझ लिया। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको फाइनली दिखलाने वाला हूँ प्रॉफिट एंड लॉस आफ्टर टैक्स एंड बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो ये सब देखो माइनस में ही आ रहे हैं, तो एक तरह से इसलिए कहा जा रहा है कि इसका जो है शुरू से ही ये घाटे में चल रही है। प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम कंटिन्यूअस ऑपरेशन से देखोगे तो एक तरह से ये माइनस, सभी माइनस में दिखला रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हम ये सब चीज़ को देख लिए तो ये माइनस में है तो ये कंपनी एक तरह से बेकार है, ऐसा नहीं कह सकते। मेनली अगर आप वो देख रहे हो तो यहाँ पर भी आपको देखना है ये सब रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ, इसका एसेट कितना है, ठीक है। अगर इसमें प्लस पॉइंट है तो समझिए कंपनी अच्छी है, ठीक है। तो ये चीज़ सारा आपने समझ लिया, ठीक है। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे चले जाए। अगर आपको अदर इन्फॉर्मेशन चाहिए कि कौन सा वीडियो आ रहा है या फिर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो भी हो, तो उसके लिए आप ये चैनल पे जाएं, वेबसाइट पे जाएं, इंस्टाग्राम पर जाएं और वहाँ पर फॉलो करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो है आपको मिलता रहे, ठीक है। और इसी के साथ आप हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।